तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट टेस्ट हो चुका है जिसके अंदर मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पूछा गया था। मैकेनिक्स के सारे सॉल्यूशंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और मॉडर्न फिजिक्स के सॉल्यूशन आपको आपके प्यारे एजी सर जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं और उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत अच्छा हुआ है तो और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहना है और अगर बाई चांस पेपर बिगड़ गया तो मूड खराब नहीं करना है। हमारे पास आइए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपनी स्पीड लाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। 0 से 8 सेकंड के बीच में आपको चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, आपको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से पता होता है कि F इक्वल टू होता है dp बाई dt और dp इक्वल टू होता है f dt। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि dp की जो वैल्यू है, dp की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास, हाँ dp की जो वैल्यू आएगी आपके पास चेंज इन मोमेंटम वो आएगा कितना? f dt। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम मिलेगा टोटल। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। या फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ही आपको दिया गया है तो आपको एरिया निकालना था और कुछ नहीं करना था। आप मुझे बताइए, क्या ये शेडेड एरिया आप बता सकते हैं ट्राइंगल का? ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से ये वाला भी एरिया पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू भी आप निकाल लें। 4 से 8 का डिफरेंस 4 हो जाता है, हाइट इसकी 3 है तो ये मिल जाएगा आपको 12। ये वाला एरिया 12 मिल जाएगा। ये वाला एरिया निकालेंगे तो ये नेगेटिव एरिया होगा और ये 2 है और ये 4 है तो इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा। इसकी जो हाइट है नीचे की तरफ वो 3 है तो ये मिल जाएगा आपको -6। -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा तो नेट मिलेगा 12। मतलब आपका जो आंसर है वो 12 न्यूटन इंटू सेकंड है। शक्ल देख के आप आंसर बता सकते थे फटाफट सोल्व करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था? 3 ब्लॉक्स है 10 kg, 15 kg और 20 kg के, उसके ऊपर आपने 90 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। आपसे एक्सेलरेशन पूछा था। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स अपॉन टोटल मूवेबल मास। नेट फोर्स कितना अप्लाई किया सिस्टम के ऊपर? आपने पूरे सिस्टम पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो 90 न्यूटन है। टोटल मूवेबल मास 45 kg है। तो आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिवाइडेड बाई 45, आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो गलत किसी भी कोर्स पे होना ही नहीं चाहिए था और हुआ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूव इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू t³ माइनस 75t। x जो है वो मीटर में है और t सेकंड के अंदर। आपसे कहा जाता है कि 4 सेकंड के बाद लगने वाला फोर्स कितना होगा। आपको x दिया है और आपसे फोर्स पूछा है। बच्चों फोर्स m इंटू ए होगा। क्या होगा? m इंटू ए। पर मुझे उसके लिए a को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? जब भी आपको x वेरिएबल की टाइम के फंक्शन के रूप में दिया जाता है, आप x का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए। v कैसे निकालेंगे? v निकालेंगे dx बाई dt से और ये बन जाएगा 3t² माइनस 75। एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो ये होगा dv बाई dt। आप यहां से सोल्व करेंगे 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6t मिल जाएगा और t इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ये मिलेगा आपको 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फोर्स पूछा है बच्चों तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए। मास गिवन है 6 kg, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 से तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 144 न्यूटन। सो थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल जो था वो भी एक आसान सा सवाल है। आपसे पूछा है कि जब एक डिस्क है, बेसिकली डिस्क का मास आपको 1 kg गिवन है क्वेश्चन के अंदर और आपसे कहा जाता है कि आप 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रहे हैं। 10 बुलेट्स पर सेकंड फायर करके और हर बुलेट रिबाउंड हो के आ जाती है। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप इसको यहां रोके रखना चाहते हैं तो आप बताइए कि जो बुलेट्स आप फायर कर रहे हो, जिस हर एक बुलेट का मास है 0.05 kg और 10 बुलेट्स पर सेकंड आप फायर कर रहे हैं, तो किस स्पीड से मैं बुलेट्स को फायर करूं कि ये जो डिस्क है हॉरिजॉन्टली हवा में रुकी रहे? तो आप क्या कहेंगे कि सर बुलेट आएगी एक और रिबाउंड होकर चली जाएगी। अगर रिबाउंड होकर चली जाएगी तो पर बुलेट चेंज इन मोमेंटम 2 mv होगा और उतना ही मोमेंटम डिस्क को ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर पर सेकंड में n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर रहा हूं तो पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम ट्रांसफर टू द जो डिस्क होगा वो बच्चों हो जाएगा फोर्स के बराबर। ये हो जाएगा 2n mv। अगर ये वैल्यू mg से बैलेंस हो जाती है तो डेफिनेटली ये हवा के अंदर रुकी हुई रहेगी। मतलब हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं 2 टाइम्स ऑफ n mv इक्वल टू mg। यहां से आपको कैलकुलेट करना था v की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स ऑफ n इंटू एम। चलिए साहब, m की वैल्यू कितनी गिवन थी, कैपिटल M, जिसका मास 1 kg, g की वैल्यू होती है 9.8, राइट, डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ बुलेट्स फायरिंग पर सेकंड इज 10, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा और मास की वैल्यू बुलेट की 0.05 kg। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सोल्व करने पे आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। दैट मींस थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल, ये भी आपका सही हुआ होगा। और अगर गलत हो गया बाय चांस तो अगली बार ऐसा सवाल कोई गलत नहीं करेंगे आप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन, राइट। इसमें पूछा है कि ये जो 5m और m के बीच का जो धागा है, यहां टेंशन की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मूवेबल मास। मतलब इस तरफ लगने वाला टोटल वेट कितना है, आप कहेंगे 5m और m 6 mg, इधर वाला कितना है 4 mg। मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो 6 mg माइनस 4 mg डिवाइड बाय टोटल मास होगा 10 m। तो 6 mg माइनस 4 mg होगा 2 mg, 2 mg को मैं 10 m से डिवाइड कर दूंगा तो 2 mg डिवाइडेड बाय 10 m हो जाएगा। m से m कैंसिल कर देंगे, आंसर मिलेगा आपको g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मिला आपको क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन आपसे पूछा क्या था, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में टेंशन। जब यहां टेंशन पूछा जाता है तो मुझे स्मॉल m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे, ये m मास है, इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg होगा, इसमें टेंशन का वैल्यू t होगा, t मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि ये 5m और 6m हैवी है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे चलेगा और उसी एक्सेलरेशन से सिस्टम ऊपर चलेगा। मतलब 4m ऊपर चलेगा और 5m और m का जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे चलेगा। तो आप मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी नहीं होगी। a की वैल्यू मिल जाएगी आपको g/5। अब आप इस पे न्यूटन्स लॉ लगा दें। न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स जो कि mg है, माइनस करके लिखा जाता है अपोजिट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि g/5 है। तो आप मुझे बताइए t की वैल्यू मिलेगी mg माइनस mg/5, दैट विल गिव 4 mg/5। दैट मींस दिस इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखिए, द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल टू -6x³ I cap न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड अ पार्टिकल x इक्वल टू 4 मीटर टू x इक्वल टू -2 मीटर, राइट। आपको बताना है ये वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx से। आप क्या करने वाले हैं कि सब 4 मीटर से -2 मेरी लिमिट है, 4 से +4 से -2 चला है, तो मेरी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बनेगी 4 से -2। फोर्स की वैल्यू पुट कर दूंगा जो आएगा -6, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लूंगा। देखिए -6x³ है ना, -6 कांस्टेंट है, बाहर लिया, अंदर बनेगा x³ dx। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी कितनी, 4 से -2, और ये सोल्व करने पर आपको मिल रहा है, ये हो जाएगा बच्चों -6 x⁴/4, और ये हो जाएगा आपके पास 4 से -2, ये आ जाएगा आपको 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 -6/4 को लिख दूंगा -3/2, और ये मेरे को मिल जाएगा x⁴, और लिमिट्स हो गई मेरी 4 से -2। और इसको सोल्व करने पर आपको आंसर मिल रहा है प्लस मिलेगा 360 जूल। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन यानी वेरिएबल फोर्स का वर्क तो हमें अच्छे से कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। आप कोई भी 3 या 4 सवाल उठाएं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन पर आपका अच्छे से होल्ड आ जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If work done in stretching the spring from x0 to 2x0 is W, then work done in stretching this spring from 2x0 to 3x0 will be। आप जरा बताइए, आपसे कहा जाता है यहां से यहां तक स्ट्रेच किया, आपको पता होना चाहिए वर्क डन कितना होता है। ये होता है ½ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ½ k, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, 2x0 का स्क्वायर करो बनेगा 4x0 स्क्वायर, माइनस x0 का स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा x0 स्क्वायर, राइट। तो 4x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर 3x0 स्क्वायर मिल जाएगा। तो w की जो आपको वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1/2 इंटू 3x0 स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 3/2 के x0 स्क्वायर की वैल्यू w है। अब जरा बताइए, आपसे कहा कि 2x0 से 3x0 तक लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन कितना होगा, तो आप w डैश लिख देंगे
उस कंडीशन के अंदर हाफ के, इस बार हमारा जो x2 है वो कितना हो जाएगा 3x0, सोल्व करने पे कितना मिलेगा 9x0 स्क्वायर, माइनस इस बार हमारा x1 कितना है 2x0, क्या कर रहा है बताओ 4x0 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आप मुझे बताइए बच्चों कितना मिला k/2, राइट, k/2, और ये आपके पास हो गया 9 - 4 5x0 स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कितना 1/2 5x0 स्क्वायर। ये मिला मुझे सेकंड टाइम पे वर्क डन। अब हमें करना क्या है, W से इसको रिप्लेस करना है। यहां से बताइए ये क्या होगा ना k, बताइए kx0 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, kx0 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2w/3, तो kx0 स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा 5/2 इंटू, देखिए ये 5/2 kx0 स्क्वायर, यहां से kx0 स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करो 2 को, 2w/3 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2w/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल w डैश, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 5/3 ऑफ w, दैट विल बी द 5/3w, मतलब 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इन द सेंस क्वेश्चन तो सिंपल ही था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर इतनी कैलकुलेशन तो हमें आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ चेन ऑफ मास m and length l is held on frictionless table in such a way that its 2l/5 part is hanging below the edge of the table. Find work done to pull the hanging part on the table. समझे, ये हमारे पास एक टेबल है, जब टेबल के ऊपर इस तरह से कोई चेन हैंग हो रही होती है, मान लीजिए l/n पार्ट हैंग हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है l/n, तो इस सिचुएशन में इसको कंप्लीटली ऊपर टेबल पे पुल करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको सबने पढ़ा होगा, ये होता है mgl डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। अब यहां बताइए कितना पार्ट हैंग किया हुआ है, आपने जो पार्ट हैंग किया हुआ है यहां पर वो कितना है बताइए, ये वैल्यू है 2l/5। अगर ये 2l/5 है तो बताइए यहां पर आपको n की वैल्यू क्या मिल रही है, n की वैल्यू आपको मिल रही है 5/2। आप n की वैल्यू लाके यहां उठा के रख दें, बताइए क्या मिलेगा, mgl डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना मिल जाएगा n स्क्वायर 25, कितना मिल जाएगा आपको ये 25, आ जाए भाई 25, चलिए 25/4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 2mgl/25। कहीं ऑप्शन में है क्या 2mgl/25? यस, फर्स्ट इज राइट आंसर, पहला आंसर सही है। हाँ यस, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सेंटर ऑफ मास से सोल्व किया है, डेफिनेटली आप सेंटर ऑफ मास से भी सोल्व कर सकते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि जो हैंगिंग लेंथ है वो 12/5 है, एल लेंथ का मास अगर m है तो 12/5 का लेंथ का मास कितना होगा 2m/5 होगा, और 2l/5 का यहां से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा 12/10, तो आप mgh कर देंगे, m की वैल्यू क्या लिखेंगे, m आप लिखेंगे 2m/5, g तो g ही रहेगा, और h पूरा का पूरा मास जब सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट मानेंगे तो कितना नीचे है सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मतलब 12/10, तो ये आ जाएगा 2l/10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल कर दिया होगा आपने 5 टाइम, और 5 × 5 25 हो जाएगा, और आंसर वापस वही आ जाएगा। यस, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरे वाह, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपने कई बार पढ़ा होगा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमा होता है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जहां मिनिमा होता है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो आप मुझे बताइए बच्चों, यहां पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये है? अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए किस पोजीशन पे है, तो आप कहेंगे x2, मतलब x2 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? यस, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट x2, तो यही राइट आंसर था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर स्पीड 12 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो आपको दे रखी है ओमेगा इनिशियल, वो है 12 रेडियन पर सेकेंड। इफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अप्लाइड फॉर द 2 सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 सेकेंड, और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाती है 540/π आरपीएम। आरपीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस के अंदर,
और आरपीएस है रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी ओमेगा फाइनल 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी बच्चों 540 अपॉन पाई। मल्टीप्लाई किससे करूंगा आप मुझे बताइए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, देखिए रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड कन्वर्ट करूंगा पहले, तो ये आ गया मेरे पास कितना 60 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो 2 पाई इंटू दिस, राइट। अब ध्यान समझना, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, कितना मिल रहा है, ये हो गया मेरा 3 टाइम्स कैंसिल, मतलब 54/3, और 54/3 का मतलब क्या हो गया 18, तो ये मिल गया आपको 18 रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा फाइनल। अब लगाएंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है। तो बताइए क्या करेंगे, आप यूज करेंगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहां से अगर मैं बात करूंगा, अल्फा की वैल्यू मिलेगी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता होना चाहिए ओमेगा फाइनल हमारे पास आया 18, इनिशियल था 12, डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू 2 है। 18 माइनस 12 इज व्हाट, 18 माइनस 12 इज 6, डिवाइडेड बाय 2 विल गिव्स 3 सेकंड। क्या ऑप्शन में, सॉरी 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए शाबाश, क्या ऑप्शन में कहीं था, यस, फोर्थ इज राइट ऑप्शन। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया होगा कुछ बच्चों ने, क्योंकि शुरुआत में आपको जो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन थी वो कितनी गिवन थी 12 रेडियन पर सेकंड। सेकंड टाइम आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दे करके और रिवोल्यूशन पर मिनट में गिवन है। रिवोल्यूशन पर मिनट को रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा मिलेगा, फिर आप ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meter and coefficient of friction 0.6 to avoid the skidding। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे कोई भी व्हीकल जब चल रहा होता है, तो व्हीकल जब चलता है यहाँ पर कोई भी व्हीकल की स्पीड अगर v है, तो वो कौन सा फोर्स है जिसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे सर फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको म्यू एम जी से। आप एम से एम कैंसिल कर जाएंगे और वी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। आप मुझे बताइए क्या म्यू मुझे गिवन है, यस 0.6, जी की वैल्यू मेरी 10 होती है, आर मुझे गिवन है 150। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से सोल्व हो गया। देखिए ये हटा दूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, 6 मिला, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 900 हो जाएगा टोटल, और 900 का रूट निकालूंगा तो आएगा 30 मीटर पर सेकंड। कहीं ऑप्शन में है, यस दिस इज ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, ऐसे आएंगे नीट में, डोंट वरी। अगले बात करते हैं सवाल की, अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABCDE एंड इन द सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस R। ठीक है, अ बॉडी स्लाइड्स डाउन टू द ट्रैक फ्रॉम द पॉइंट A विच इज हाइट h। मतलब यहां से कोई बॉडी को आप रिलीज करते हो, ये यहां से स्लाइड हो रही है, आपसे कहा जाता है कि h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, h कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। आप मुझे बताइए जब h हाइट से बॉडी यहां पहुंचेगी तो यहां पहुंचने पर उसकी जो स्पीड होगी वो रूट ऑफ 2gh होती है, और लूप कंप्लीट करने के लिए अगर लूप का रेडियस r है तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, रूट 5gr। तो अगर ये रूट ऑफ 2gh की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5gr के बराबर है तो ऐसा हो जाएगा, रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, रूट तो वैसे ही रवाना हो रहा है, 2h इक्वल टू क्या मिला 5r। आपसे r की वैल्यू पूछिए तो 2h बाई 5 हो जाएगा। बच्चों h की वैल्यू गिवन थी 5 सेंटीमीटर, तो आप यहां सीधी सीधी बात करेंगे कि साहब ये तो 2 है, h की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर में, है ना, h की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आ जाइए आगे, हाँ 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, यस 4 इज द राइट आंसर। डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है क्या 2h बाई 5 r की वैल्यू या h की वैल्यू 5r बाई 2, जो भी है, मतलब कुल मिला के कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ में नहीं आया हो,
तो उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ 5gr। तो कोई भी चीज अगर आप यहां से छोड़ रहे हो तो रिलीज करने पर h हाइट से रिलीज करने पर एनर्जी कंजर्वेशन से h नीचे वेलोसिटी मिलती रूट 2gh। अगर ये रूट 2gh रूट 5gr के बराबर है तो ये वर्टिकल लूप कंप्लीट कर लेगा। हमने वही कंडीशन लगाई और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज अ बॉल कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल विद डबल ऑफ इट्स ओन मास। अरे वाह, इसका मतलब ये जो बॉल है वो 2m मास की है, इसका u2 जो है वो 0 है। एक बॉल हमारे पास इधर कहीं रही होगी m मास की, वो मूव कर रही है इधर u से, और u की वैल्यू आपको गिवन है 1 या u1 की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये इससे जाके टकराती है। If the coefficient of restitution is 0.6, then after the collision their velocities will be। जरा मुझे बताइए, अगर coefficient of restitution E की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? We will use the conservation of linear momentum first। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा कि साहब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटीज की क्या है u1, तो हम लिखेंगे m मास है और वेलोसिटी u1 की वैल्यू कितनी है 1.5, और यही इनिशियल मोमेंटम था क्योंकि सेकंड बॉल तो इनिशियली रेस्ट पे है। अब मान लीजिए पहली बॉल जो कि m मास की थी उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v1 है, तो m इंटू v1 इज द वेलोसिटी, ये इसका मोमेंटम हो गया। और सेकंड बॉल की वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, तो उसका मास कितना है 2m, तो 2m इंटू v2 इज द मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इसको अगर इनिशियल मोमेंटम से इक्वेट कर दूंगा तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम, एम 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 रवाना हो जाएगा। यहां से इक्वेशन मिलेगी 1.5 इक्वल टू v1 प्लस 2v2, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कि सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। मतलब u2 की वैल्यू तो 0 गिवन है, u1 की वैल्यू 1.5 है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? यहां लिखेंगे आप v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से तो कितना मिलेगा 0.9। मतलब यहां से आपको इक्वेशन मिल गई v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0.9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को यहां लिखता हूं, कैसे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 को? 0.9 इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे 1.5 और 0.9 कितना बन जाएगा बच्चों? दिस बिकम्स इक्वल टू 2.4 इक्वल टू ये प्लस v1 माइनस v1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस v2 और प्लस 2v2 3 टाइम्स ऑफ v2 बन जाएगा। तो यहां से आपको v2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 0.8 मीटर पर सेकंड मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को फिर से मैं यूज करूंगा और वहां से v1 निकाल लूंगा। बताइए क्या मिलेगा? v2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.8 माइनस v1 इक्वल्स टू 0.9। आप क्या करेंगे? v1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो v1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.8 माइनस 0.9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। तो v1 इज 0.1 विद नेगेटिव साइन एंड v2 इज 0.8। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये आ गया आपका पहला आंसर जो कि सही था। अच्छा, अगर आप कोलिजन पढ़ रहे हैं और आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, जब भी कोलिजन का कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दो चीजें सबसे पहले हिट करनी ही चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। द फिगर शोज पोजिशन एंड वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स इफ द पार्टिकल्स मूव अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि 1 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। अच्छा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में जो बॉडीज चलती हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलती नहीं बदलती? ये कंसेप्ट आप क्लियर रखें। अगर दो बॉडीज को मैं रिलीज कर रहा हूं तो रिलीजिंग पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहा होगा, और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो फिर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। पर मान लीजिए शुरुआत में उनके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, कुछ ना कुछ वेलोसिटीज हैं, तो सेंटर ऑफ मास के पास मोशन हो सकता है। और अगर सेंटर ऑफ मास के पास मोशन है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉडी मूव कर रही है, तो उस सिचुएशन पर हम बात कर सकते हैं कि देखिए सिस्टम के सेंटर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी पर पोजीशन तो बदलेगी। ठीक है,
यहाँ देखिए ये x इक्वल टू 2 मीटर, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं इससे। मान लीजिए ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर दिखाई रहेगा आपको, और वो x इक्वल टू 8 मीटर है। तो आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे मेरी बात को। चलिए शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा बताइए क्या ये 1 kg का और ये भी 1 kg का है, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है। तो आप मुझे बताइए यहां से सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 6 मीटर। ये x इक्वल टू 2 मीटर पर रखा हुआ है, वो x इक्वल टू 8 मीटर पर रखा हुआ है, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 6 मीटर होगा। तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर रहा होगा। तो आप कहेंगे कि शुरुआत में सेंटर ऑफ मास सर यहां रहा होगा, यहां से कितना डिस्टेंस पे, 3 मीटर डिस्टेंस पर, मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास रहा, 5 मीटर डिस्टेंस पर। तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन था ओरिजिन से वो 5 मीटर था। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद देखेंगे एक सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितना ट्रेवल करेगा। अगर उस तरफ ट्रेवल करता है तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर ट्रेवल करता है x की वैल्यू कम हो जाएगी। आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप लिखेंगे m1 v1, m1 इज 1, v1 इज 5, तो लिखेंगे आप ये 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस m2 v2, m2 v2 कितना है, m2 इज 1 एंड v2 इज -3, डायरेक्शन अपोजिट है ना, माइनस लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 kg हो गया। तो यहां से क्या मिला, 5 - 3 दैट इज 2, 2 by 2 इज व्हाट, 1। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई 1 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास इन 1 सेकंड, कि साहब 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यार 1 सेकंड में 1 मीटर ही तो चलेगा। तो x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे कहां था, यहां था। t इक्वल टू 0 पर सेंटर ऑफ मास यहां से 5 मीटर डिस्टेंस पे था, 1 सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, तो फाइनल पोजीशन जो होगी वो x इक्वल टू 6 मीटर रही होगी। 6 मीटर के ऑप्शन में है तो चेक कर लीजिए, यस सेकंड इज द राइट आंसर। आ गया समझ में, अरे आ गया होगा ना भाई, बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम द ओ। यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। 3 चीजें होती हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया की पोजीशन एक ही होती है। तो बजाय आप सेंटर ऑफ मास निकालने के सेंटर ऑफ एरिया निकालें, आपका फटाफट आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा बताइए, आर सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आर सेंटर ऑफ एरिया पे होगा, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, A1 R1, ठीक है, प्लस A2 R2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। चलिए शाबाश, A1 कितना मिलेगा। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं, इस सवाल को ध्यान समझिएगा। ये जो ऊपर वाली प्लेट है ना बच्चों, ये वाली प्लेट, इसको अपन A1 एरिया की मान लेते हैं। ये साइड है 2 मीटर और ये साइड है 8 मीटर, तो इसका जो एरिया A1 बनेगा वो बनेगा 8 × 2 मतलब 16 मीटर स्क्वायर, और वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यहां होगा। यहां मैं A1 मान लूंगा, राइट। अब क्या करेंगे कि साहब जो नीचे वाला है, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन की जो लेंथ है वो 6 मीटर है और विड्थ जो है इसकी वो 2 मीटर है। तो इसका जो एरिया बनेगा उसको इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में मानूंगा। तो अगर ये 6 मीटर है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां से कितना लाई करेगा, 3 मीटर पर, और यहां से भी कितना लाई करेगा, 3 मीटर पर। तो यहां मान लूंगा पूरा का पूरा एरिया कंसिडर्ड A2, और A2 की वैल्यू मिल जाएगी 6 × 2 मतलब 12, तो ये मिल जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, तो A1 तो ये रहा, O से बताना है, तो ये है 2 मीटर। तो O से A1 का जो पोजीशन है, जब पूरा का पूरा एरिया कंसंट्रेट मानोगे वो यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो R1 मिलेगा मेरा 1 मीटर। तो बताइए A1 कितना है, A1 है हमारे पास 16 और R1 है मेरा 1, प्लस A2 है मेरे पास कितना 12, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 बच्चों आप यहां से नापोगे, O से नापोगे, तो ये तो कितना हो गया यहां तक तो 2, और ये यहां से कितना हो गया 3, मतलब पूरा कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जो कितना होगा 16 + 12 28। चलिए ये 60 है और ये 16 है, तो ये मिल जाएगा आपको पास 76 डिवाइडेड बाय 28। 76 by 28 मतलब 2.7। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ एरिया से निकालेंगे तो वो सिग्मा विग्मा का नाटक खत्म हो जाता है कि आप एरिया लोगे फिर सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे फिर मास लेके आओगे, वैसा कुछ नहीं करना। हम सेंटर ऑफ एरिया निकाल देंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है और यूनिफॉर्म जी में रखी हुई बॉडीज होती हैं, उनका सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। देखिए,
सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास में आपने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई प्लैंक है, ये प्लैंक है, इसका मास कैपिटल एम है और इसकी लेंथ एल है। एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है। अगर ये यू से चलना शुरू करता है इसके रिस्पेक्ट में और ए एंड से बी एंड पे पहुंच जाता है, तो जब ये ए से बी पे पहुंचेगा तो प्लैंक पीछे कितना शिफ्ट हुआ, आपको सर ने बताया होगा x इक्वल टू एम एल अपॉन एम प्लस एम। ये वैल्यू सर ने आपको बताई होगी, ठीक है। अब यहां 3 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, m1, m2 और m3। तो अगर मैं कंप्लीट यूज करूंगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, पर सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बहुत शानदार मेथड बताता हूं। देखिए बच्चों, है क्या, आप चाहते क्या हो कि ए और बी अपनी पोजीशन बदल लें। मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर ये सिरा P है और ये सिरा Q है, तो Q पर आप क्या ले जाना चाहते हैं, Q पर आपको चाहिए कितना मास, 90 kg, और P पे कितना मास चाहिए, 40 kg। तो मैं एक काम करता हूं, इस आदमी में से, हालांकि ऐसा करना नहीं है, काट करके और 50 किलो उसके पास भेज देता हूं। तो अगर 50 किलो उसके पास चला जाएगा तो डेफिनेटली आपको सब उस किनारे पे चला गया 90 और इधर बचा कितना, 40। मतलब मुझे यहां से यहां कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 kg। तो मैं यही फॉर्मूला यूज करके आंसर ला सकता हूं। कैसे, आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज कर लेना है, x इक्वल टू डेल्टा एम, जो मास यहां से वहां शिफ्ट हुआ वो वाला मास, और लेंथ कितनी l, डिवाइडेड बाय टोटल मास m टोटल, क्योंकि ये टोटल मास होता है नीचे हमेशा। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 50 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा, 150। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 12/3 आ गया 4। आंसर इज द 4 मीटर। मतलब ये रहा ऑप्शन में। क्या बोलते हो, है बेहतरीन तरीका। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए प्लैंक वाला, अगर एक ही बंदा चल रहा हो कोई समस्या ही नहीं, आप लगाई दोगे इसको। पर अगर 2 बंदे अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो जो मास शिफ्ट हुआ उस डेल्टा एम की वैल्यू लिख लें, इसी फॉर्मूले को यूज करें। ये मास जो चल के यहां से यहां आता है उसकी वैल्यू होती है, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है। तो यहां टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 90 + 40 + 20 दैट इज इक्वल टू 150। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, अ पार्ट ऑफ 60 डिग्रीज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। आपको ये बात अच्छी तरह से आनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई डिस्क है तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, mr²/2। अगर मैं आधी डिस्क लूंगा ये, और आधी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ही पूछा जाएगा, और आधी डिस्क का मास m दे दिया जाए, तब भी mr²/2। अगर मुझसे कहा जाए कि 1/4 डिस्क है, 1/4 है ये वाला सेक्शन, और इसका मास m है, और इसके अबाउट पूछा जाए तो इसका भी mr²/2। इनफैक्ट कोई भी अगर मुझे आर्क दे दी जाए और उस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा जाए तो ये भी आंसर mr²/2 ही होता है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं 60 डिग्री का पोर्शन रिमूव कर दूंगा तो जो मुझे सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला सेक्शन। ये हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर इसका मास स्मॉल m है और रेडियस r है तो आंसर मिलेगा हाफ स्मॉल m r²। ये मुझे है। अब m की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। पूरी की पूरी जो डिस्क है उसका मास आपको दे रखा है कैपिटल M। जब मैंने 60 डिग्री रिमूव कर दिया तो मैंने पूरा 360 में से 60 रिमूव किया है, मतलब मैंने कितना 1/6 मास रिमूव कर दिया। तो m में से m/6 रिमूव कर दूंगा तो बचेगा कितना, 5m/6। तो मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5m/6। वैल्यू यहां डाल दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे क्या, 5 कैपिटल M r²/12। It will be the answer. तो 5m r²/12 थर्ड इज द राइट आंसर। उम्मीद आपकी समझ में आ गया। क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लीजिएगा कि आपसे पूछा है कि फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ द मास m, रेडियस r एंड 60 डिग्री रिमूव्ड, आप रिमूव करते तो बचेगा कितना आपके पास, डिस्क है, डेफिनेटली आंसर इज 5m r²/12। उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। जो फॉर्मूला रहेगा वो हाफ mr² ही रहेगा, बस m की वैल्यू कितनी हो गई, 5m/6। तो आपने 5m/6 पुट कर दिया तो आंसर मिल जाएगा 5m r²/12। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस o डैश। डिस्क है, बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इस एक्सिस का अबाउट कितना होगा। आप कहीं सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, और कोई भी एक्सिस जो डिस्क या रिंग के प्लेन से गुजरती है उसका IC/ID बनता है, और जो ID होगा डिस्क का वो m r²/4 होता है।
अब जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो d इक्वल टू क्या बन जाएगा r, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों m r स्क्वायर बाई 4 प्लस m r स्क्वायर, एंड दैट विल गिव 5 m r स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। 19th क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A mass M hang with the help of the string wrapped around the pulley on the frictionless bearing. The pulley has the mass M and radius r. Assuming that pulley to be perfectly uniform circular disc, the acceleration of the mass M if the string does not slip over the pulley. चलिए साहब, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। बेसिकली मास दोनों का स्मॉल m ही होना चाहिए, राइट? यस, दोनों का मास स्मॉल m ही है, तो इसका भी मास स्मॉल m ही है। हाँ जी, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं बेहतरीन। वो क्या? एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल तरीका। ए इज अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मूवेबल मास। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज ट्रांसलेटरी मोशन कर रही होती है उसका मूवेबल मास लिया जाता है m, और जो रोटेशनल मोशन कर रही होती है उसका मूवेबल मास लिया जाता है I बाई आर स्क्वायर। तो इसका जो मास लूंगा वो तो लूंगा I बाई आर स्क्वायर, इसका मास लूंगा m, और जो नेट लोड है जिसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सिर्फ इसका mg है। तो अनबैलेंस लोड तो बन जाएगा mg अपॉन m प्लस I बाई आर स्क्वायर। ये बहुत बेहतरीन मेथड है, आपके सवाल एक सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय m प्लस डिस्क के लिए I होता है m आर स्क्वायर बाई 2, यहां आर स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया, m प्लस m बाई 2 3m बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 2mg बाय 3m। मतलब m से m कैंसिल कर देंगे, आंसर विल बी 2g बाई 3। ऑप्शन में कहीं है 2g बाई 3? यस, थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल मेथड था। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? पहले टॉर्क इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दोनों से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा टेंशन को, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर आंसर वहां से भी आ जाता है। आप तो याद रखना, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मूवेबल मास। आया कुछ समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूं मैं। वो क्या? ये पुली है, पुली का मास कैपिटल M है और रेडियस r है, और दो m मास के ब्लॉक हैं हो रखे, m1 और ये है m2। आपसे कहा जाता है m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो बच्चों ये चलेगा नीचे और ये चलेगा ऊपर। आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पता क्या करेंगे? a इक्वल टू अनबैलेंस लोड कितना हो जाएगा? m1g माइनस m2g, मतलब इसका m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास। ये ट्रांसलेशन करेगा और ये भी ट्रांसलेशन करेगा, तो m1 प्लस m2 प्लस ये रोटेशन करेगी तो इसका आ जाएगा I बाई आर स्क्वायर। फटाफट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चुटकियों में आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। 3 rings each of mass m and radius r are so placed they are touch each other like this, right? आपसे पूछा है सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, बताइए मुझे। रिंग का डायमीटर के अबाउट कितना बनता है? ये रिंग नंबर 1, ये रिंग नंबर 2 और ये रिंग नंबर 3। रिंग नंबर 2 और 3 के तो एक्सिस जा रही है टेंजेंट से, और रिंग का टेंजेंट के अबाउट कितना होगा? रिंग का टेंजेंट के अबाउट होगा, अगर ये रिंग है तो रिंग का टेंजेंट का अबाउट बनता है IC प्लस MD स्क्वायर। IC बन जाएगा MR स्क्वायर बाई 2, क्या बन जाएगा ये? M R स्क्वायर बाई 2, और D की वैल्यू हो जाएगी R के बराबर। तो इसके अबाउट जो मिलेगा वो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, मतलब 3/2 MR स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 3/2 MR स्क्वायर, मतलब रिंग का टेंजेंट के अबाउट जो मिलेगा वो 3/2 MR स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए शाबाश। तो आप मुझे बताइए रिंग नंबर 1 का कितना होगा? कि साहब रिंग नंबर 1 के तो डायमीटर से जा रही, तो ये तो MR स्क्वायर बाई 2 होगा, और रिंग नंबर 2 और 3 का सेम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख दूंगा? 3/2 MR स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 MR स्क्वायर जो बनेगा वो 7/2 MR स्क्वायर बन जाएगा। ये तो आपको I मिल गया। अब यहां गड़बड़ क्या होती है कि साहब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको m के स्क्वायर के बराबर करना होता है। पर यहां बच के रहना, जब आप m के स्क्वायर के बराबर कर रहे हो तो m हमेशा टोटल मास लिखा जाता है। तो आप मुझे बताइए 3 रिंग्स का टोटल मास कितना होगा? 3m, तो इसको बराबर कर दूंगा 3m के स्क्वायर के, राइट?
तो यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा। बताइए 3 को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा। तो आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वो √7/6 इंटू r मिल जाएगी। क्या कहीं आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है 7/6? यस, आंसर इज 4। ठीक है, तो फोर्थ आंसर है। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट। टॉर्क 0 कब होगा? अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बेसिकली मुझे वो टाइम निकालना है जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, और उसके लिए मैं करूंगा क्या कि पहले तो थीटा से निकालूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। आप मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा वाली इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म ये मिल जाएगा 3 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 12t। तो क्या मिल गया मतलब आपको? 6t स्क्वायर माइनस 12t। ये तो मिल गया आपको ओमेगा। अल्फा क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या मिल जाएगा कि साहब ये तो मुझे कितना मिल गया? 12t माइनस 12, और मुझे अल्फा चाहिए 0। और अल्फा 0 कब होगा? जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। मतलब 12t की जो वैल्यू होगी वो 12 के बराबर होगी। तो t की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या ऑप्शन में कहीं है 1 सेकंड? यस, 4 इज द राइट आंसर। देखिए साहब, थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व कर रहे हैं, पर जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। पढ़ तो आपने सब रखा ही है, हमें तो सोल्यूशन बनाने हैं। ठीक है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए, आप ये कोचिंग के अंदर वहाँ बता देंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A uniform rod of length L and mass M is hung from the string of equal length from the ceiling as shown. The tension in the two strings is simple है। कोई भी बॉडी अगर परमानेंट रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स भी 0 होता है, नेट टॉर्क भी 0 होता है। तो बताइए यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2, और रोड के सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला mg नीचे लगेगा। आप मुझे बताइए क्या T1 प्लस T2 की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए? भाई T1 और T2 मिलकर mg बैलेंस करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं कि हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, ए के अबाउट। तो जब आप ए के अबाउट टॉर्क लोगे तो बताइए इस बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है, तो T1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, और ए से यहां सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो L/2 रहा होगा। अब इस एंड से ये L/4 पे है तो ये भी L/4 ही रहा होगा। आप मुझे बताइए जब, अच्छा ये तो L/4 है, और ये डिस्टेंस पूरा कितना है? ये वाला, ये डिस्टेंस रहा होगा 3L/4। जरा मुझे बताइए अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क लेता हूं तो T1 का टॉर्क 0 हो गया, mg का टॉर्क आएगा बच्चों कैसे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2। आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्सिस है, ये mg है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और mg का टॉर्क किधर आएगा? क्लॉकवाइज। तो ये तो आ गया क्लॉकवाइज। इसी तरह से जो T2 है उसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 मल्टीप्लाइड बाई 3L/4, दिस मस्ट बी बैलेंस बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय 3L/4। L/4 से L/4 को L/2 को नहीं सॉरी, हाँ यस, हाँ ठीक है। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे बताइए यहां से आपको T2 की वैल्यू क्या मिल गई? 2mg/3। तो T1 क्या मिल जाएगा? mg/3। तो आंसर होगा mg/3 एंड 2mg/3, मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। आया समझ में? अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पे मास्टरी होनी चाहिए, अच्छी तरह से कर लेना। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेटमेंट आ गया, अ मैन फॉलिंग फ्रॉम द गिवन हाइट ऑन द हार्ड ग्राउंड इज हर्ट मोर देन द फॉलिंग ऑन द सॉफ्ट बेड फ्रॉम द सेम हाइट। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी हाइट से आप कूदते हो हार्ड कॉन्क्रीट सरफेस पर तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी इसके बजाय कि आप उतनी हाइट से किसी गद्दे पे कूदें। ठीक है, ये बात तो सच है। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ मैन फॉलिंग फ्रॉम द गिवन हाइट ऑन द हार्ड ग्राउंड एक्सपीरियंसेस लार्जर इंपल्स। गलत बात। अगर आप सेम हाइट से कूद रहे हैं तो जब आप टच करेंगे सरफेस को तो सेम हाइट से कूदने पर आपकी वेलोसिटी √2gh होगी, और मास अगर आपका m है तो आपका जो मोमेंटम है वो mv है।
दोनों सिचुएशंस में। अगर मोमेंटम mv है तो चेंज इन मोमेंटम दोनों की सिचुएशन के अंदर बराबर ही आएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम सेम है तो इंपल्स सेम है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ट्रू है। अब देखिए कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, गलत बात। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये भी गलत बात। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है साहब, स्टेटमेंट फर्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। बच्चों, जो स्प्रिंग है उसके दो एंड्स पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? स्प्रिंग खींचेगी तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो इस पे इधर लगेगा kx और इस पे इधर लगेगा kx। यार मुझे एक बात बताइए, ये वाला kx किस पे लग रहा है? स्प्रिंग के इस वाले छोर पर। वो वाला kx किस पे लग रहा है? स्प्रिंग के ऊपर वाले छोर पर। आप मुझे बताइए, एक्शन रिएक्शन जो पेयर हैं वो एक ही बॉडी पे आते हैं, अलग अलग बॉडीज पे आते हैं? वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं पर वो डिफरेंट बॉडीज पे आते हैं, और ये तो एक ही बॉडी पे आ रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड बात करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम मैग्नीट्यूड एंड एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। यस, मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये बात तो सच है, पर साथ ही साथ ये बोलना भी जरूरी है कि वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आप ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे गलत हो गया। थर्ड की अगर बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, गलत। फोर्थ की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। यस, फोर इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव कर दे अगले सवाल की तरफ। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज डबल ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन टू द प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू लेंगे, राइट। द इंक्लिनेशन एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा लेंगे, राइट, ऑफ द प्लेन इज। हमें इनमें रिलेशन बताना है। चलिए साहब, मान लीजिए ये सरफेस है। अब इस सरफेस पर ऊपर किसी बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं तो F1 फोर्स लगाया। अगर ऊपर मूव करवाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन नीचे लगाओ, कितना? म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा इधर लगेगा। तो आप मुझे बताइए F1 की रिक्वायरमेंट कितनी है? साहब F1 की जो रिक्वायरमेंट है वो है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। फिर आपसे कहा जाता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी, ये जस्ट मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज डबल ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द स्लाइडिंग। अगर आप किसी बॉडी को स्लाइडिंग से जस्ट प्रिवेंट करना चाहते हैं उसी सरफेस पर, थीटा एंगल की सरफेस पर, तो आप मुझे बताइए स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए फोर्स अगर मुझे F2 लगाना पड़ा, तो बच्चों जस्ट प्रिवेंट करना चाहते हो तो पूरा का पूरा mg sin थीटा इधर ही आएगा, और फ्रिक्शन आ रहा होगा इस तरफ, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो आप मुझे बताइए F2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? F2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब सवाल में आपसे कहा गया है कि जो F1 की वैल्यू है वो 2F2 के बराबर है, और F1 हमारा कितना है यहां लिख देते हैं। F1 की वैल्यू है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम जी साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस जो है वो LHS में आके प्लस बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा अपने पास 3 म्यू एम जी कॉस थीटा, उधर बचा 2 mg साइन थीटा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस होकर क्या देगा आपको? 2 mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा विल गिव्स व्हाट? mg साइन थीटा। अब आप mg से mg को कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो जो टेन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 3 टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? टेन इनवर्स 3 म्यू। ऑप्शन चेक किए कहीं है अवेलेबल टेन इनवर्स 3 म्यू? ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और फिर सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर इज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ लेंथ L between the two inclined smooth surfaces, right?
A particle is released from the point A at the height h and then find maximum height attained by the particle on the B side. ठीक है साहब, यहां से रिलीज किया h हाइट से, तो बताइए जब यहां से आपने रिलीज किया तो यहां से यहां आने पर, बताइए यहां से यहां आने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आपके सर काइनेटिक एनर्जी h नीचे आने पर बनेगी mgh. ठीक है, अब यहां से चला L, तो अगर L चला और μmg फोर्स लगेगा, चल रहा है इस तरफ, μmg लगेगा अपोजिट, तो नेगेटिव वर्क होगा, फ्रिक्शन का कितना वर्क होगा कि साहब नेगेटिव वर्क होगा माइनस ऑफ μmg इंटू L. तो ये तो पॉजिटिव वर्क था mg का यहां से यहां आने पर, उसके बाद नेगेटिव वर्क हुआ माइनस μmg L, तो ये नेट वर्क मिला. जो ये मिला वही किस में कन्वर्ट होगा? नए mgh के अंदर, नए mgh के अंदर. अब आप क्या करेंगे? mg कैंसिल कर देंगे, तो जो h की वैल्यू आपको मिलेगी वो h माइनस म्यू एल मिलेगी. अब h माइनस म्यू एल कहीं दे नहीं रखा है, ड्रेस बदली हुई, तो हम क्या करेंगे? यहां से h कॉमन ले लेंगे, तो h से मल्टीप्लाई करो, h से डिवाइड करो, तो आप जब h को कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस म्यू एल बाई एच. ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, 1 माइनस म्यू एल बाई एच. सेकेंड इज द राइट आंसर. ठीक है, होपफुली ये भी आपके समझ में आ चुका होगा. अब मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ. वेलोसिटी टाइम आपको दिखा रखा है और वर्क डन बाय फोर्स पूछा है. तो अगर वेलोसिटी टाइम दिखा रखा है तो जरा मुझे बताइए 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 0. t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 20. तो बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी बच्चों हाफ, मास की वैल्यू गिवन है 2 और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, मतलब 2 से 2 कैंसिल होकर मिलेगा 400 जूल. दिस इज व्हाट के इनिशियल. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? कि साहब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई. बताइए वर्क डन क्या होता है? कि साहब वर्क डन होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल. k फाइनल है 0, इनिशियल है 400, तो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो माइनस 400 जूल मिलेगा. सवाल में क्या पूछा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg in straight line is shown in the figure. ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज माइनस 400 जूल. कहीं ऑप्शन में है? यस, सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला सवाल हमारे पास क्या है? एक कॉनिकल पेंडुलम घूम रहा है और आपसे पूछा गया है कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. अच्छा एक बात बताइए, नेचर में फोर्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरेक्शन. न्यूक्लियर और वीक इंटरेक्शन तो यहां है नहीं. अब बचे 2 फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा ग्रेविटेशनल. टेंशन किस तरह का होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. विस्कस फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. तो बताइए इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे? कि साहब एक तो टेंशन है, दूसरा mg है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो आप क्या बात करेंगे? फर्स्ट इज द राइट आंसर, mg एंड टेंशन. mv स्क्वायर बाय आर कोई फोर्स नहीं होता है भाई, ये बात दिमाग में सेट कर लेना. अगला सवाल पाते हैं. 2 identical balls of the equal mass A and B are lying on the smooth surface as shown in the figure. Ball A hits the ball B, which is at rest with the velocity 16 meter per second. What should be the minimum value of coefficient of restitution between A and B so that B just reaches the height? Oh my God! आप B को यहाँ पहुँचाना चाहते हो यार, किसी बॉडी को जमीन से 5 मीटर ऊपर ले जाना चाहते हो, कितनी वेलोसिटी चाहिए? √2gh. तो हमें जो b की वेलोसिटी चाहिए ना आफ्टर द कोलिजन, वो चाहिए vb इक्वल्स टू √2gh. तो आप मुझे बताइए 2 और g हो गया 20, h हो गया 5, तो आपको चाहिए वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल b मस्ट बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा एक बात बताइए, क्या शुरुआत में बॉल b रेस्ट पे है? आपसे कहा गया 2 identical balls of equal masses A and B lying on the smooth horizontal surface shown in the figure. Ball A hits the ball B which is at rest. तो आप बताइए, पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा. मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाऊंगा? पहली वाली बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है? 16 मीटर पर सेकंड. तो आप मुझे बताइए एम इंटू 16, दूसरे का मोमेंटम कितना है? 0, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. अगर मान लो पहली बॉल की v1 है तो मैं क्या लिखूंगा? v1 इज बिकम्स एम v1 प्लस उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी चाहिए मुझे? 10. अरे भाई 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी तभी तो 5 मीटर हाइट जाकर रुकेगा ना. तो उसकी वेलोसिटी चाहिए मुझे 10. मास है m और ये आ गया मेरे पास 10. m को कैंसिल कर दो. आप मुझे बताइए v1 की वैल्यू क्या मिल गई? v1 मिल गया आपको 6 मीटर पर सेकंड.
मिल गया ना, 16 माइनस 10, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आप मुझे बताइए, u2 था 0 और v2 आपको कितना मिला, v2 मिला आपको कितना, vb के बराबर 10, तो ये हो गया 10, v1 है 6 डिवाइडेड बाय u1 हमारे पास है 16 माइनस 0, तो 10 माइनस 6 मिल गया 4, 4/16 मिल जाएगा 1/4, 1/4 इज द राइट आंसर, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे होगा समझ में, बढ़ते हैं आगे। इन द फिगर पेंडुलम बॉब ऑफ लेफ्ट साइड इज पुल्ड असाइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में गड़बड़ मत करना। तो मैं जो पेपर में सवाल मिला था उसको हम लेफ्ट लेके गए थे, यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया राइट वाला, तो बुरा नहीं मानना, हमने उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। दो आइडेंटिकल है, इसका मास एम है, इसका मास भी एम है। आपसे कहा जाता है इसको यहां से छोड़ा, छोड़ने के बाद इसके टकरा के चिपक जाता है, तो बताइए कंबाइंडली कितनी हाइट पे जाएंगे। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर टकराने के बाद अगर इनको कंबाइंड वेलोसिटी v डैश मिली, तो बच्चों जो स्टॉपिंग हाइट होती है h डैश, उसकी वैल्यू होती है v डैश स्क्वायर बाय 2g। मुझे ये निकालना है। आप मुझे बताइए यार, जब ये बॉल, ए बॉल मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, ए बॉल जब h नीचे आएगी तो टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी है √2gh। दिस इज अ यूए, बेसिकली ये यूए है। अब टकराने के बाद मास क्या हो जाएगा, डबल। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि अगर मास डबल हो जाए तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। इसका मतलब कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी मिलेगी v डैश, वो मिलेगी √2gh/2। अब हमें नई हाइट चाहिए, तो नई हाइट की वैल्यू हो जाएगी h डैश इक्वल टू ये v डैश का स्क्वायर कर दो, क्या मिल जाएगा 2gh डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2g। 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज h/4। सो व्हाट इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्क का सवाल है। हमसे कहा इतने सारे फोर्स लग रहे हैं यार, नेट टॉर्क की वैल्यू बता दो बस। अक्ल लगाते फटाफट आंसर बनता। कैसे फटाफट बनता, ध्यान समझिएगा। ऐसे फटाफट बनता कि साहब ये जो फोर्स है ना 4 न्यूटन का, यहां से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और ये जो फोर्स 8 न्यूटन का है, उसका ये कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा 8 cos 30। 8 cos 30 एक्सिस से जाएगा, उसका टॉर्क हो गया 0। वो जो ये आएगा वो आएगा 8 sin 30। 8 sin 30 हो जाएगा 4। आप मुझे बताइए, इस 4 न्यूटन का जो टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, और इस 4 न्यूटन का जो टॉर्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसका और इसका टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स है 6 न्यूटन का, वो एक्सिस से जा रहा है तो इसका टॉर्क 0 मिलेगा, इसका टॉर्क आ गया 0। बचा एक फोर्स 9 न्यूटन, उसका टॉर्क निकालना था, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 20 सेंटीमीटर कितना हुआ, 0.2 मीटर। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विल गिव्स व्हाट, 1.8। है कहीं ऑप्शन में? यस, दिस इज द राइट आंसर। देखो यार, इतने जल्दी सोल्व होने चाहिए नीट में सवाल। अगर आप इतने जल्दी सोल्व करोगे तो आप फटाफट पेपर सोल्व कर लोगे। मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ सोल्व करना होता है। बढ़ते हैं आगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द रोटेशनल मोशन। इस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि किसी रोड को यहां से जब छोड़ेंगे तो छोड़ने के तुरंत बाद उसका अल्फा कितना, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, l। आप मुझे बताइए इसके सेंट्रो मास पे जो mg लगेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट कितना टॉर्क देगा, mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो नेट टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा mg/l/2 इक्वल टू होगा i अल्फा, इक्वल टू होगा i अल्फा। i एंड के अबाउट कितना होता है रोड का, m/l² 3 इंटू अल्फा। m इंटू एल को आप कैंसिल आउट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3g/2l। आप समझना ध्यान से, 3 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6, लेंथ की वैल्यू 1.6 गिवन थी। आप इसको यहां से हटा दें पॉइंट को तो ये 30 बन जाएगा। आंसर आपको मिलेगा, ये 30 बन जाएगा, 30g डिवाइडेड बाय 32, मतलब 15g डिवाइडेड बाय 16। 15g डिवाइडेड बाय 16। यस, फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
फिर से वही सवाल है, क्या कर सकते हैं हम? है तो है, 2 सवाल से हम कंसेप्ट आगे क्या कर सकते हैं? A uniform thin rod of mass m and length l is held horizontally by the 2 vertical strings attached to the 2 ends. कहानी ऐसी है, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है, ऐसी कहानी है। 2 रस्सियां हैं, हमसे कहा है एक रस्सी को कट करने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? अरे इसको कट करेंगे तो जैसे ही कट करोगे, इसको कट करने के बाद ये इसके अबाउट घूमेगी नहीं घूमेगी? अगर इसके अबाउट घूमेगी तो ये वाली रोड भी तो इसके अबाउट ही घूम रही थी, तो इसका आंसर क्या आया था? 3g/2l। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 3g/2l, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। दोबारा सोल्व करूं, अरे सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l/2, तो टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी? बोले साहब mg/l/2 इक्वल टू होगा I अल्फा। इसके अबाउट रोड का I कितना मिलेगा? m/l² मल्टीप्लाई बाई अल्फा, अल्फा विल बिकम्स इक्वल टू 3g/2l। ये लो साहब, दोबारा सोल्व कर दिया। अगला सवाल। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पेपर आपका अच्छा हो गया होगा, आशा करते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जो जो गलतियां आपसे हुई हैं उन गलतियों को देखिए, सीखिए और कोशिश करिए अगली बार वो रिपीट ना हो। तो हम मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आए हैं, पूरा वीडियो सॉल्यूशन। मैं और परवेश सर पूरा इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और मेरे बाद परवेश खान सर इसका मैकेनिक्स वाला वीडियो भी सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आपसे कहा गया है कि एक ग्राफ खींचा गया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसा क्लास नोट्स में करते हैं, कई बच्चों को सीधा याद होगा। अगर आपको आइंस्टीन इक्वेशन याद है तो बच्चों हम क्लास में बताते हैं। बताइए, के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइ। ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फोटोन की एनर्जी एच न्यू। तो बताइए ये हो गया आपका के ई मैक्स। अब इसको बच्चों कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर क्या आ रहा है? के ई मैक्स। बिल्कुल y एक्सिस पर के ई मैक्स है। x एक्सिस पर बताइए बच्चों क्या है? x पर फ्रीक्वेंसी है। आपसे क्या पूछा गया है? स्लोप बताइए। क्या पूछा है? स्लोप बताइए। स्लोप को कंपेयर करके स्लोप कितना आ रहा है? h। तो आपसे पूछा गया है स्लोप क्या देगा, तो इस कर्व का स्लोप क्या देता है? प्लैंक कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, कर्व खींचा गया है किसके बीच में? के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो एक स्टैंडर्ड क्लास नोट्स का क्वेश्चन है जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, और आप इसको इंफॉर्मेशन को सीधा याद भी कर सकते हैं। पर बच्चों ध्यान देना, अगर ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर ग्राफ ऐसा होता, ये ग्राफ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता, तो याद करिए ग्राफ का नेचर तो यही रहता, पर आपको याद होगा इसका स्लोप h नहीं, क्या देता है? h/e। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी एक अच्छा सवाल है जो हम कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो सेल है जो कि पॉइंट सोर्स से 2 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर है। अब आपको कहा गया है सोर्स को शिफ्ट कर दिया गया है 1 मीटर। तो पहले ये पॉइंट सोर्स है और ये आपका फोटो सेल। बताइए कितनी दूरी पर है? 2 मीटर पर है इनिशियली, और बाद में दूरी कितनी कर दी गई है? 1 मीटर। और आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट सोर्स की अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो हम सभी जानते हैं फॉर पॉइंट सोर्स। बच्चों पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो r² के क्या होती है? इनवर्स। क्या होती है? r² के इनवर्स फॉर पॉइंट सोर्स। अब आप देखें दूरी को इसने क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। सोचिए दूरी हाफ हो गई, दूरी हाफ हो जाएगी तो क्या होगा बताइए? इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। और याद करिए इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर से समझते हैं, दूरी को किया गया है हाफ। अगर दूरी को हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स। इंटेंसिटी 4 टाइम्स तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 4 टाइम्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट 4 टाइम्स होने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनिशियल के कितने टाइम्स एमिट होंगे बताइए? 4 टाइम्स एमिट होंगे।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 4। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट आ रही है 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो पहले नीट के पेपर में ये 3 बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, वर्क फंक्शन कितना है? 0.5। पहले लाइट कितने की आ रही है? 1 eV की। आइंस्टीन इक्वेशन से सोचिए, फोटोन की एनर्जी 1 eV, वर्क फंक्शन में 0.5 खर्च हो गई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 - 0.5 eV होगी। दूसरे केस में सोचिए, वापस वर्क फंक्शन वही है 0.5, वर्क फंक्शन वही है 0.5, पर अब एनर्जी कितने की आ रही है? 2.5। तो बताइए 2.5 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा? अब जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, वो आएगी आपकी 2 eV। बच्चों किसका रेशियो पूछा गया है? आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। ध्यान दीजिए, पहले नीट के सवाल में ऐसा पूछा गया था रेशियो ऑफ स्पीड। तो ध्यान दीजिए, यहां हमने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। अब आप इसको फर्दर ½ mv² मत खोलिएगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो K1 अपॉन K2, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में कितना है? 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो आंसर आ जाएगा 1:4। 1:4। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और लग रहा होगा आपने सही कर भी लिए होंगे और आसान है। इफ पार्टिकल्स आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, बच्चों सेम काइनेटिक एनर्जी से अगर मूव कर रहे हैं तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात पूछी गई है। तो याद करिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? एनर्जी के रूप में बताइए, लैम्डा बराबर h/√2me, लैम्डा बराबर h/√2me। क्या कह रहा है? सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, ई तो सेम है, ई तो सेम है। तो बताइए लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। मुझे चाहिए वेवलेंथ मैक्सिमम, मुझे चाहिए वेवलेंथ मैक्सिमम। तो बताइए मास क्या होना चाहिए? सबसे कम। मास क्या होना चाहिए? सबसे कम। बताइए सबसे कम मास, प्रोटॉन नहीं, अल्फा नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, सबसे कम मास किसका होता है? बीटा पार्टिकल। क्योंकि बीटा पार्टिकल होते कौन है? या तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर बीटा माइनस है, और नहीं तो पॉजिट्रॉन होते हैं, बीटा प्लस है। दोनों का ही मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में सबसे कम है। तो आंसर जाएगा आपका बीटा पार्टिकल। आइए जल्दी से क्विक रिव्यू देखिए। बीटा पार्टिकल का मास सबसे कम, मास अगर सबसे कम होगा तो बताइए मास सबसे कम है तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी बताइए। फिर से क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें वेलोसिटी आती है। तो लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv, तो h कांस्टेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आर इक्वल, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा भी सेम है। अब बताइए क्या होगा? वेलोसिटी, तो mv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताइए वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किस किस का रेशियो पूछा है? पहले कौन आ रहा है? प्रोटॉन, और बाद में कौन आ रहा है? अल्फा। पहले कौन आ रहा है? प्रोटॉन, बाद में कौन आ रहा है? अल्फा। इनवर्स हो जाएगा, यहां प्रोटॉन ऊपर आ रहा है तो यहां प्रोटॉन नीचे, अल्फा ऊपर। आप सभी को पता है अल्फा का मास कितना होता है? 4 टाइम्स। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 4:1, 4:1। अगला क्वेश्चन देखें, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नीट 2022 में भी आया था, उसी प्रोफाइल पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है। आपसे पूछा गया है कि इस पार्टिकल में x बताइए। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, बीटा माइनस डीके में, बीटा माइनस डीके में कौन निकलता है? कौन निकलता है? अगर आपको सीधा याद है तो बहुत बढ़िया,
एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। डॉटर न्यूक्लियाई है, बीटा माइनस है, और कौन निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। आसान प्रश्न था। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। पैटर्न चेंज हो रहा है, आपने लास्ट ईयर भी देखा था। कुछ सवाल असर्शन रीजन के आए हैं, कुछ मैच द कॉलम के आए हैं। तो हमने पेपर बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा है, नए पैटर्न पे पेपर बनाए। कुछ आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन मिले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन भी दिए गए हैं। आइए वही देखते हैं। आपसे कहा गया है मैच करना है कॉलम का, और लिस्ट 1 में दिया हुआ है अल्फा, बीटा, फिशन, प्रोटॉन। अब अगर आपने एक दो भी अच्छे से मैच कर लिए तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। अब अल्फा डीके देखिए। अब सबसे पहले आपको अल्फा डीके की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। आपको याद है अल्फा डीके हम क्लास में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि मास नंबर में कितने की कमी आती है? 4 की। एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आती है? 2 की, प्लस 4He2 प्लस एनर्जी रिलीज। तो ध्यान दीजिए, जब जब अल्फा डीके होता है तो मास नंबर में 4 की कमी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। चलिए मैच करते हैं। ये देखिए 238 से 234, 92 से 90, ये बताइए कौन हो गया? अल्फा डीके। अल्फा डीके मास नंबर में 4 की कमी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। पी किससे मैच कर रहा है? 2 से। पी मैच कर रहा है 2 से। आप देखिए एक ही ऑप्शन है, हो सकता है कि टाई भी हो जाए तो हमें और भी चेक करना पड़े, पर दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी और मैच कर लेते हैं। बीटा प्लस। अब आपको बीटा प्लस में याद होना चाहिए क्या होता है। पहले बीटा प्लस की इक्वेशन बताओ। चाहे कोई भी बीटा हो बच्चों, मास नंबर नहीं बदलता, ए वही रहेगा। बीटा प्लस है तो Z-1 0E+1 प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी रिलीज। याद करिए बीटा प्लस है, बीटा प्लस है। तो आप देखें मास नंबर तो वही रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया। मास नंबर वही है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया, तो Q मिलना चाहिए किससे? 1 से। आप देख सकते हैं P मिल रहा है 2 से और Q मिल रहा है 1 से। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में पूरा डीके आ गया, अल्फा डीके, बीटा डीके, फिशन। अगर हम बात करें प्रोटॉन एमिशन की तो आपको लिखना आना चाहिए कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताइए। 1p1 मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था कि इनके आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। न्यूट्रॉन को कैसे करते हैं बताइए? 1n0, 1n0। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा फेमस प्रोफाइल है बाइंडिंग एनर्जी वाला। बच्चों याद करिए, मैंने आपको सिखाया था रिएक्शन में अगर आपको रिएक्शन दे रखी होती है और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो याद करिए किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा? बताइए। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। किसी भी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। देखिए आपको पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 3 एटम ऑफ B, 3 एटम ऑफ B फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ A प्लस एनर्जी इज रिलीज। आपको दे रखा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A एंड B आर E एंड EB। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? EA। इसकी कितनी है? EB। याद करिए ये कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? प्रोडक्ट। ये कौन है? प्रोडक्ट। और याद करिए एनर्जी रिलीज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फिर से सुन लीजिए, बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है, काफी बार ये पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। क्लियर है? अब बताइए कितनी एनर्जी है प्रोडक्ट की? EA। और रिएक्टेंट में 1 एटम की EB है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3EB। तो आंसर आ जाएगा Q बराबर EA माइनस 3EB। QA बराबर EA माइनस 3EB। ऑप्शन नंबर 1। पेपर आसान लग रहा होगा आपको।
अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही भी होंगे। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरी को वापस से पढ़िए, उसी कॉन्सेप्ट पर और प्रैक्टिस करिए, लगातार मेहनत करते जाइए। धीरे 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 सब्जेक्ट इंप्रूव होता जाएगा। अगले पार्ट टेस्ट की तैयारी करिए। अगले पार्ट टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? सेमीकंडक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रो आ रहा है, करंट आ रहा है और कैपेसिटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमने हाफ लाइफ और मीन लाइफ दोनों का यूज दे दिया है, पर कहीं भी प्रश्न में हाफ लाइफ और मीन लाइफ का नाम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब आपको पहले तो इससे रिलेटेड थ्योरी आनी चाहिए। नोट्स को खोलिएगा। मैंने आपको सिखाया था मीन लाइफ में क्या होता है। मीन लाइफ में एक मीन लाइफ के बाद क्या बचता है? याद करिए, N0/E बचता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट, बोले तो 37% लेफ्ट। दूसरे शब्दों में बोलो 63% डीके, 63% डीके। तो याद रखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सैंपल 63% डीके हो रहा है, 63 डीके, इसका मतलब 37 लेफ्ट। और याद करिए 37 लेफ्ट कब होता है? एक मीन लाइफ के बाद। इसका मतलब आशीष सर ये 10 सेकंड क्या है बच्चों? ये है मीन लाइफ। ये इस सवाल का एक अच्छा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। मीन लाइफ हो गई 10। अब आपसे पूछा गया है 50% डीके या 50% बचने में बताइए कितना समय लगेगा। इसका मतलब मुझे क्या पूछा गया है? हाफ लाइफ पूछा गया है। तो आपको पता है मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, 1/λ। हाफ लाइफ का क्या होता है? याद करिए, 0.693/λ। दोनों को रेशियो ले लीजिए, लैम्डा से लैम्डा कट गया, टी मीन बटे टी हाफ, इसको ऊपर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? लैम्डा से लैम्डा कटा 1/0.693 को मैं लिख देता हूं 0.7। टी मीन मुझे कितना दे रखा है? 10 सेकेंड, तो टी हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ आ जाएगा बच्चों लगभग 7 सेकेंड, लगभग 7 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन पर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आपको लेक्चर 1 में आपको सिखाते थे कि जो क्वांटम थ्योरी है जो फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन करती है, उसमें हम ऐसा बोलते थे ये 1-to-1 सिस्टम है। 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा केवल एक फोटोन को ही दे सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर किसी एक फोटोन को निकाल नहीं सकते। 1-to-1 सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को, पार्टिकल नेचर। तो उसने यही कहा है कि एक वर्क फंक्शन 4.2 है। एक फोटोन जिसकी एनर्जी 2.5 है, 2 फोटोन आ रहे हैं, 2 आए, 5 आए, 10 आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन से होगा। यहां एनर्जी है निकालने के लिए 4.2, जो कि फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो ये भी यही कह रहा है डज नॉट अकर। स्टेटमेंट 1 सही है। तो 1 सही है। अच्छा, डज नॉट अकर सही बात है। आगे क्या कह रहा है? If photoelectric effect, a single photon interact with a single electron and electron is emitted only if the energy is greater than the work function। बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है और 2-1 का सही एक्सप्लेनेशन है। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या जाएगा बताइए? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह भी एक अच्छा सवाल है। ये पहले एम्स में असर्शन रीजन में आया हुआ है, उसी के बिहाफ पर हमने क्वेश्चन डिजाइन किया था। होता क्या है, बच्चा इसमें क्या गलती करता है? लैम्डा बराबर होता है h/p। उन्होंने कहा 2 फोटोन हैविंग इक्वल वेवलेंथ,
इक्वल वेवलेंथ, लैम्डा दोनों का सेम है, तो हम ऐसा सोचते हैं पी भी सेम होना चाहिए, पी भी सेम होना चाहिए, ये ऐसा थॉट आता है, पर ये गलत है। कारण क्या है? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये भी तो संभव है कि एक फोटोन तो जा रहा हो आपका एक्स एक्सिस में और एक फोटोन जा रहा हो आपका वाई एक्सिस में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट सिंस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मोमेंटम वेक्टर सेम नहीं होगा, दोनों का मोमेंटम वेक्टर अलग होगा। तो उसने बोला है हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा, जो कि गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है का एक ही ऑप्शन है। दूसरा पढ़ लीजिए, पर आवश्यकता नहीं है। जब स्टेटमेंट 1 गलत है और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं तो फोर्थ ऑप्शन सही है। सेकंड में सही लिखा हुआ है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, सभी को पता है, और लाइट का जो फोटोन करेक्टर है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो p बराबर, मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है, p बराबर क्या होना चाहिए, h बाय लैम्डा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, p बराबर h बाय लैम्डा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अब आइंस्टीन इक्वेशन पर है, सेक्शन बी में हम आ चुके हैं, सेक्शन 1 हमारा पूरा हो गया है। मॉडर्न फिजिक्स के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको कह रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आ रही है, तो सबसे पहले बताइए क्या निकाल लीजिए, एनर्जी। आप सभी को पता है अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है और एनर्जी निकालनी है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये फॉर्मूला है। बस ध्यान रखिए लैम्डा हमेशा किस में रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो 2000, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6.2। ये आ गई साहब आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी। अब आपसे क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी बताइए। सीधा आइंस्टीन इक्वेशन बताइए, के ई मैक्स बराबर आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, बच्चों माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी कितनी 6.2, फाई कितना दे रखा है, फाई दे रखा है 4.2, तो इसमें से सपरेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2eV, 2eV। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, अगला भी आसान क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम सभी को पता है वर्क फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, तो φ1 बाय φ2 ये हो जाएगा λ2 बाय λ1। दोनों के वर्क फंक्शन दे रखे हैं, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, दूसरी आपसे पूछी गई है, आसान क्वेश्चन है। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जो रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी दे रखी है, तो आपको अल्फा डीके याद होना चाहिए। अल्फा डीके में हम आपको सिखाते थे, डिराइव करके मैंने आपको क्लास में दिखाया था। अल्फा की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताइए, a-4/a इंटू क्यू। अब सब कुछ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बताइए। अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 48, ये आपको दे रखा है 48। टोटल एनर्जी रिलीज कितनी है 50। क्यू दे रखा है, कई अल्फा दे रखा है, क्या फाइंड करना है, ए आप फाइंड कर लीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई या मदर न्यूक्लियाई बताइए। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक फेमस क्वेश्चन है, हम क्लास में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ इसको रिलेट करते हैं, वही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेज इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये डिके हुआ, ये रेस्ट में है, डिके होगा, जैसा हम बम एक्सप्लोजन में आपको सिखाते थे, दोनों टुकड़े अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, बिल्कुल। बट दोनों टुकड़ों का याद करिए जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन अपोजिट है आप देख सकते हैं, पर मोमेंटम दोनों टुकड़ों का सेम रहेगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप इसे देख सकते हैं। अब आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए, तो लैम्डा बराबर होता है h बाई पी, पी सेम है, h दोनों के लिए सेम रहेगा,
तो लैम्डा का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। आसान प्रश्न है, 1:1। चलिए साहब आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास अभी एक 16 ग्राम का सैंपल है, आप उसको बॉम्बे से दिल्ली ले जा रहे हो, 2 घंटे में लगे आपको, और आपको देखा गया कि 1 ग्राम रिमेन। मैंने आपको हमेशा सिखाया है हम किस में खुश होते हैं, हम हमेशा खुश होते हैं रिमेन में, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट में, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों सारे के सारे किसके हैं, लेफ्ट के हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। टाइम भी दे रखा है, सीधा फॉर्मूला लगाइए n/n0 हाफ T/T हाफ। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए है, मास का भी ऐसा ही चलता है, एक्टिविटी का भी ऐसा ही चलता है, 1/2 T/T हाफ। मास आपको दे रखा है, बाद में कितना बचा 1 ग्राम, इनिशियल कितना है, इनिशियल 16 ग्राम, इसको आप लिख दीजिए 1/2 का 4, तो 1/2 की होल पावर 4 इक्वल टू 1/2 T/T हाफ। कंपेयर करेंगे बेस से, में पावर इक्वल करेंगे, 4 बराबर T/T हाफ। क्या समय दे रखा है आपको, 2 घंटे टाइम दे रखा है, तो ये 2 दे रखा है, ये T हाफ सॉल्व कर लीजिए, 2/4 1/2 1/2। चलिए साहब लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। दिखने में क्वेश्चन कठिन है पर किया जा सकता है, और आपके पास सेक्शन बी में तो ऑप्शन भी है, तो आप इसको छोड़ भी सकते थे। 5 सवाल का आपके पास ऑप्शन है, उसको वाइजली यूज करिए, कौन सा सवाल हमें करना है, कौन से सवाल हमें कैलकुलेशन की वजह से छोड़ना है। कॉन्सेप्ट आसान होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट तो आसान है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर कैलकुलेशंस चेक करनी है, सारे ऑप्शन चेक करने हैं, उसके वजह से वो लेंदी हो जाते हैं। तो ये हमें पेपर में डिसीजन लेना चाहिए, और धीरे धीरे जब हम पेपर देंगे, काफ़ी पेपर हम दे चुके हैं माइनर टेस्ट में, और हम पार्ट टेस्ट मेजर टेस्ट देंगे, तो ये बात हम सीखते जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छी प्रोफाइल है, आपको आना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया है, कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों पूछा गया है कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। याद करिए, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की। बस अब आप रिएक्शन चेक कर लीजिए, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहां प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बच्चों हमेशा हमेशा किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। हमेशा किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। आइए चेक कर लेते हैं। W 2y में टूट रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले W के लिए देख लें। W कौन है आपका, रिएक्टेंट। W के देखिए, W के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.5, और यहां है 120 इसका मास नंबर, तो एनर्जी हो जाएगी 120 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 840 और 60, ये हो जाएगा साहब आपका 900 MeV। ये तो हो गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट में कौन है, 2y, तो y की पहले एनर्जी देख लीजिए। y की एनर्जी देखिए, ये रहा y की देखिए, यहाँ 8.5, यहाँ 60, तो y की हो जाएगी 8.5, तो पर न्यूक्लियन इंटू इसका मास नंबर 60 इंटू 2, क्योंकि 2y है। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 60 और 2 120 इंटू 8.5, साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ 7.5 है, यहाँ 8.5 है। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया है। आप अपनी गलतियों को ढूंढें और पहचानें। पेपर आपका अच्छा हुआ है, सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आगे सभी एग्जाम्स के लिए, और खूब अच्छे से मेहनत करें। चलिए, थैंक यू। खत्म, इतना ही था बस। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से पेपर किया होगा, और अगर नहीं किया था तो अगली बार करेंगे।
आपको कोई भी दिक्कत है, आप हम में से किसी से भी मिल सकते हैं, आशीष सर से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, या फिजिक्स की किसी भी टीम के मेंबर से मिल सकते हैं। सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस आपको मेहनत करनी है बिना कॉन्फिडेंस लूज किए। एक बात दिमाग में रखना, इन दिनों बच्चों क्या होता है, आप जितनी पढ़ाई करते हो ना, उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये हर बच्चे को लगता है। इसलिए इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जो इन दिनों का प्रेशर बर्दाश्त करेगा, जो कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करेगा, बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं सिलेबस खत्म करवाने के लिए, आपको टेस्ट की तैयारी भी करनी पड़ती है। ये बहुत कॉमन फिनोमिना है जो हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को फेस करनी पड़ती है। जो इस टाइम पर, इस जद्दोजहद के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है, वो बच्चा जीत जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको लगातार चलते रहना है, हार नहीं माननी है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर में भी हम कोशिश करेंगे आपको सही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करें, इनफैक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी आपके साथ हम मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।